हम अक्सर सोचते हैं कि पॉलिटिशियंस हमेशा राजनीति के बारे में ही सोचते होंगे, लेकिन पॉलिटिशियंस की दिनचर्या क्या है, उनका निजी जीवन कैसा है, ये शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो इसी चर्चा को लेकर हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के वो दिग्गज नेता जिनकी सादगी लोगों को बेहद ही ज़्यादा पसंद है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की। इनके संघर्ष भरे जीवन के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि जयराम ठाकुर को खाने में क्या पसंद है, वो फ्री टाइम में क्या करते हैं। तो चलिए आपको जयराम ठाकुर के निजी जीवन से रूबरू करवाते हैं। सर, सबसे पहले आपका ईटीवी हिमाचल में स्वागत। जी धन्यवाद, थैंक यू। सर, मैं शुरुआत आम जनता के सवाल से ही करना चाहूँगी। आपके सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है और हर उम्र का इंसान आपको फॉलो करता है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आप 60 साल के हो गए, लेकिन आपकी फ़िटनेस का क्या राज है? देखिए, फिटनेस का राज तो एक तो गांव के परिवेश में रहे हैं और ख़ास तौर से सादगी के साथ खान पान भी और रहन सहन भी, और उसके साथ साथ में लंबे समय तक मेरे विधानसभा क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा जो है वो पैदल चल कर के ही होता था। तो वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। आप लोगों को मिलने के लिए जाओ, लोगों से बात करने के लिए जाओ, और उसमें एक ही काम करना पड़ेगा, पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, पहाड़ उतरना पड़ेगा। और जब पहाड़ चढ़ेंगे उतरेंगे तो फिटनेस अपने आप आपको साथ देगी। एक तो ये कारण, लेकिन इन दिनों में थोड़ा, क्योंकि अब लंबे समय से राजनीति में हूँ, अब उस तरह की परिस्थिति अब थोड़ी सी बदली है। कनेक्टिविटी भी पूरे प्रदेश भर में अच्छी हो गई है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अच्छी हो गई है। उसके अलावा जो पैदल चलने का पहले होता था वो कम है। अब थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा, और जब से जैसे आपने उम्र का ही जिक्र कर दिया है मेरा, तो और ज़्यादा मुझे लगता है कि अब हमको थोड़ा ये करने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा सच मुझे इस बात की खुशी है कि बड़े हेल्थ इश्यूज़ नहीं हैं, छोटी छोटी सारी चीज़ों को लेकर के होता है। लेकिन मेरा सारा चीज़ों को लेकर के खान पान, रहन सहन, और उसमें ख़ास तौर से जब मैं घर में होता हूँ तो बहुत पर्टिकुलर होकर के जो खाना होता है, घर का खाना होता है, सादा खाना होता है, उस पर रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सर, आपका सूट भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप जब पहली बार सीएम बने थे तो आपके सूट की भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें होती थी, तो आप कहाँ से सिलवाते हैं ये सूट? टेलर कौन है आपका? क्योंकि मैं तो यहीं शिमला में सिलवाता था। शिमला में सिलवाए, मंडी में, अब कहीं 2-3 जगह और जगह से भी। अब तो टेलर की भी ज़रूरत नहीं रह जाती। अब आप बाज़ार जाओ और वहाँ पर कोट पहनो और पैंट पहनो, और उसके बाद अगर फिटनेस में ठीक लगता है तो उसको पहन करके आप निकल सकते हैं वहाँ से। क्योंकि अब बहुत बदलाव सारी चीज़ों में लेकर के है। लेकिन ऐसा भी नहीं, मैं बहुत इस तरह के कपड़े लैविश लाइफ नहीं मैं कभी भी जी। लेकिन सिंपल जो ठीक लगता है देखने में, रहने में, बैठने में, चलने में, वो सारी चीज़ को लेकर करता था मैं पहले कॉलेज के टाइम। और कॉलेज के टाइम के बाद बहुत लंबे समय तक मैं जीन बहुत पहनता था। तो अब मेरी वो जीन कम हुई है, अभी भी पहनता हूँ मैं। आज भी अगर आपने देखा होगा, मैं सुबह निकला हुआ था कहीं, तो उसके बाद मैं जीन में ही था, मैं जैकेट में था, और वो सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह, अभी आज जैसे कार्यक्रम में मुझे कहीं जाना है तो थोड़ा फॉर्मल होना पड़ता है। तो एक लोगों की भी एक रहती है, और उसके साथ साथ में अपने को भी ठीक लगता है। ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, कभी बेटियां हेल्प करती है या आपकी धर्मपत्नी हेल्प करती होगी कि ये आप पर अच्छा लगेगा? देखिए, ऑनलाइन मैं कपड़ों की शॉपिंग बहुत कम करता हूँ। मैं अपने आप तो बिल्कुल ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा शॉपिंग में मैंने अपने आप खुद नहीं की है कभी भी। लेकिन बच्चे बहुत करते हैं, बच्चे ऑनलाइन ही करते हैं। और साधना भी ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो चीज़ ठीक लगती है उसके बारे में पहले कंसल्टेशन, और उसके बाद उसके लिए प्लान करते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग अब सब आदमी का एक बड़ा, मैं देख रहा हूँ कि दूर दराज के गांव में भी अब ये सुविधा इस प्रकार की हो गई है। ऑनलाइन शॉपिंग करना, सामान मंगवाना,
और उसमें रेट्स में भी और चीज़ भी ठीक नहीं। सर, मैं आपको थोड़ा-सा पीछे ले जाना चाहूँगी। 8-9 साल के जयराम ठाकुर, जिनके 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, परिवार में सबसे छोटे हैं। तो जो सबसे छोटा बच्चा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा पैम्पर भी होता है, शरारती भी होता है। तो कोई बचपन का ऐसा किस्सा कि माताजी से कभी डाँट पड़ी हो या मार पड़ी हो? देखिए, ये तो सभी परिवार में होता ही है। गाँव में जहाँ तक मेरे परिवार का आपने ज़िक्र किया, हम 5 भाई-बहन हैं और अ, भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे से छोटी एक सिस्टर है, बाकी एक बहन बड़ी है, 2 भाई बड़े हैं। अ, बहुत ज़्यादा ग्रामीण परिवेश में छोटे होने का लाभ हमने देखा नहीं है। वो बराबरी होता था, हिसाब-किताब जो भी होता था, डाँट पड़ती थी तो बराबर पड़ती थी और वो इसी पर के काम आपको दिया गया, काम करने के लिए बोला गया और वो काम नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ तो होता था, कुछ गलती होती तो डाँट पड़ती थी। लेकिन एज़ सच परिवार में मुझे कभी इस तरह के दौर में से गुज़रना नहीं पड़ा जहाँ पिताजी, माताजी से डाँट इस तरह से खानी पड़ी। ये स्थिति कभी आई नहीं, मतलब कम से कम इस बात के लिए तो मैं अपने पेरेंट्स का ये बहुत ये हूँ कि उन्होंने बच्चों को कभी भी हमने देखा नहीं कभी डांटते इस तरह से कि चीज़ों को लेकर के गलत हुआ, छोटी मोटी बात होती है लेकिन कभी भी इस तरह से डांट जिसको बोलते हैं उस तरह के नहीं। चलिए सर, ये तो बचपन की बात थी। अब थोड़े मतलब आपके परिवार की बात करते हैं, घर पे किसका राज चलता है? मैम का राज चलता है या आपका राज चलता है? देखिए, सही बात तो ये है कि ये चाहे आप जो मर्जी बोले लेकिन घर में तो राज जिनका चलता है उनका ही चलता है, ये तो हकीकत है। और ये हमारी बात नहीं है, जिन लोगों ने भी जो राजनीतिक क्षेत्र में है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में है, जिसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र में है, बिजनेस के क्षेत्र में है, और मुझे लगता है कि वो उसमें कोई गलत भी बात ऐसी नहीं है, क्योंकि आखिरकार घर की हर एक चीज़ बारीकी से ध्यान रखना और उसके लिए चीज़ों को ठीक तरह से प्लान करना, ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और ख़ास तौर से जब हमारी फील्ड में जो लोग होते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग होते हैं, तो उनके पास समय बहुत कम हो पाता है, परिवार के लिए, घर के लिए बहुत कम समय हो पाता है और वो एक नेसेसिटी, एक आवश्यकता भी बन जाती है कि घर का काम अब छोड़ दिया जाए, इन लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाए, परिवार के लोगों को ऊपर छोड़ दिया जाए। तो स्वाभाविक रूप से घर की देख रेख, घर की सारी चीज़ों की चिंता करना जो है वो पत्नी करती है, बाकी परिवारों में भी करती है, हमारे यहाँ पर भी ज़्यादा काम वही करते हैं। और हम जब आते हैं तो भी एंगेज्ड रहते हैं, किसी न किसी काम में रहते हैं। घर आने का मतलब ये नहीं है कि हम सारे काम से निवृत्त हो जाते हैं। कई इस तरह के काम होते हैं जो हमको रात तक जो है वो फाइल्स करनी होती हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के मीटिंग्स हमारी चलती हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के। तो ऐसे में अल्टीमेटली घर जो है वो देखने का जिम्मा जो है वो मतलब महिला के पास कुल मिलाकर घर में राज धर्मपत्नी का चलता है। सर, अगर खाने की बात की जाए तो बहुत लोग ये है, वो ये जानना चाहता है कि आपको खाने में क्या कुछ पसंद है? देखिए, खाने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड कभी भी मेरी पसंद नहीं रही, पहले से भी नहीं रही है। और चटपटा खाना, ये बहुत ज़्यादा सादगी वाला खाना, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के वो हमेशा रही है। जैसे अ, सरसों का साग बना हो, बैंगन का भरता बना हो, ये सारी चीज़ें इस तरह से रहती है घर में, जहाँ जिसके लिए हम कई बार बोलते भी हैं कि ये बना करके रखिए तो उसका आनंद भी आता है। और ख़ास तौर से जब गांव जाता हूँ तो गांव में तो अ, आलू की सब्ज़ी, और वो थोड़ा अब मुश्किल थोड़ा सा ये हो गया कि पहले हम जो आलू की सब्ज़ी भून करके, चूल्हे में भून करके जो है वो पकाते थे उनको, और उसका वो टेस्ट होता था, वो जो है वो बहुत अच्छा भी होता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता था। तो आलू की सब्ज़ी जो है वो मुझे बहुत पसंद रही है, चाहे वो सूखे आलू के साथ जो ड्राई होता है, चाहे वो इस ग्रेवी के साथ है, लेकिन आलू की सब्ज़ी मेरी बहुत फेवरेट रही है। कुकिंग का भी शौक है आपको? मजबूरी में कभी बहुत पहले किया, अब तो कई ज़माने हो गए
कुकिंग अब के। ऐसा हुआ है कि धर्मपत्नी ने कहा हो कि आज मेरा मूड नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रही है, आज आप खाना बना दीजिए? तो वो स्थिति ज़्यादा नहीं है, अब खाना बनाने के लिए है, परिवार में लोग हैं तो थोड़ा वो सारा चीज़ को लेकर खात बटाते हैं। लेकिन पहले मैं बनाता था जब कॉलेज में होता था। कॉलेज में तो हमारे या तो पुलाव बनता था या ज़्यादातर तो पुलाव ही बनाते थे, वो सबसे आसान होता था। सारी चीज़ें इकट्ठा करो, इकट्ठा डाल करने के बाद कुकर में डालो और उसके बाद मक्खन की टिक्की बाज़ार से ले आओ, मक्खन ले करके उसके साथ खाओ। तो ये हमने बहुत ज़्यादा, जिसको कह सकता हूँ कि कॉलेज के टाइम में बहुत ज़्यादा अगर कुकिंग हमने की तो इस चीज़ की है, और बहुत ज़्यादा खाया भी तो यही चीज़ खाई है ज़्यादा। सर, आपने कॉलेज का ज़िक्र किया, तो कॉलेज का कोई ऐसा किस्सा जो आप आज भी याद करते हो और आपको हँसी आती है कि मैं उस समय दोस्तों के साथ ऐसी मस्ती करता था? ये कॉलेज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे इतिहास, ऐसी बातें हैं जो हमेशा ज़हन में रहती हैं। हमारी कॉलेज में जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ भी रहती थी और उसके साथ साथ में आनंद भी करते थे, पिकनिक मनाने जाते थे। और मैं एक बार की मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं कॉलेज टाइम अच्छा आर्टिस्ट भी होता था, वन एक्ट प्ले का। तो एक बार यूथ फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी, तो लगभग 1 महीना से ज़्यादा उस वन एक्ट प्ले के लिए हमारी रिहर्सल हुई। लेकिन जब 2-3-4 दिन रह गए यूथ फेस्टिवल के लिए, तो कहा कि भाई अब फुल ड्रेस के साथ जो है वो ये होगी, और किसने कौन कौन सा कॉस्ट्यूम पहनना है, किस प्रकार से उसका मेकअप होगा। तो जो मुझे रोल था, मेरा रोल बड़ा इम्पोर्टेंट थे, 2 रोल थे मेरे उसमें। एक सूत्रधार का रोल था, एक रोल थोड़ा सा सिर्फ कोई 4-5 मिनट का, वो एक बिल्कुल इन्फेंट जो बच्चा पैदा होता है उस तरह से जो बच्चा वाला रोल था। उसमें ऐसी स्थिति थी कि बिना दाढ़ी मूछ के चाहिए, और मैंने कभी ज़िंदगी में दाढ़ी मूछ निकाली नहीं थी। मैं कॉलेज के टाइम दाढ़ी रखता था, मूछ रखता था, और दाढ़ी अच्छी लगती थी मुझे। तो जब रिहर्सल के लिए, जब उस सारी चीज़ के लिए हम बैठे, तो मेरे जो डायरेक्टर थे, कृपाल सर थे, तो उन्होंने कहा कि जयराम, तुमको ये मूछें भी कटवानी पड़ेंगी और दाढ़ी भी निकालनी पड़ेगी। तो मैंने कहा, सर ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो ये तो नहीं कर सकता हूँ मैं, और मैं उठ कर के चला गया। मैंने कहा ये नहीं हो सकता है। अब फिर सब जितने भी हमारे जो साथी कुलीग थे, वो सब लोग हमको बैठाए कि भाई आखिरकार 1.5 महीने से हम रिहर्सल कर रहे हैं वन एक्ट प्ले की, और आपका रोल उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और उस रोल में आप अगर इस वक्त आप इस प्रकार से करेंगे, दूसरा किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। एक एक डायलॉग याद करना, डायलॉग याद करने के बाद उसको एक्शन के साथ उसको बोलना, डिलीवर करना, तो वो सारी चीज़ को लेकर के बहुत मुश्किल था। तो अल्टीमेटली मुझे ले जाया गया और एक बार्बर की दुकान में बिठाया गया और पूरा जो मुझे क्लीन शेव किया। तो उसके बाद तो मैं बहुत रोया उस वक्त। तो वो मुझे बहुत याद अच्छी तरह से है कि एक ऐसा दौर था, क्योंकि मैं दुबला पतला था और दाढ़ी काट करके और दुबला पतला हो गया। तो फिर मैंने डायरेक्टर को भी बोला, मैंने कहा आपने मुझे क्या बना दिया है। लेकिन आखिरकार रोल था, इम्पोर्टेंट था, और उस सारी चीज़ को लेकर के फिर हमने वो सारी चीज़ को लेकर, वो ऐसी चीज़ें हमको याद रहती हैं। और ऐसे किस्से बहुत हैं कॉलेज के ज़माने के। एक बार हम क्या होते थे कि जो कॉलेज में हम नेता टाइप तो थे ही थे, तो ये जो कुछ लड़के होते थे, उनको क्या होता था कि वो जो फीस के लिए जब 1 महीने के बाद लाइन लगती थी, हमारे मंडी कॉलेज की स्ट्रेंथ उस वक्त भी 4200 थी, 4200 की थी, बड़ा बड़ा कैंपस था। तो क्या होता था, जब क्लास में फ़ी के लिए महीने का जब दौर आता था, तो वो लाइन बहुत लंबी लगती थी। तो लंबी लाइन लगती थी, तो लंबी लाइन लगने के बाद फिर इंतज़ार करने के बाद फिर जो है वो फ़ीस कटती थी एक एक की। वो विंडो होती थी, विंडो के सामने लाइन लगती थी। तो क्या होता था कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ये लाइन के चक्कर में, फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बात हुई विद्यार्थी परिषद में, तो इसमें बोलता है कुछ लोगों की मदद करनी चाहिए। हमने कहा क्या करनी चाहिए कि लोगों से आप लिस्ट बना करके पैसे लो, और शाम को जब रश ख़त्म हो जाएगा
जब ये हो जाएगा, विंडो क्लोज हो जाएगी, तो आप जो है वो जो कैशियर होता है जो वहाँ पर काउंटर पर बैठता है, उनके साथ बैठ करके फिर वहीं अंदर जा करके आप ये फ़ीस जमा करो। तो मैंने बहुत सारे लड़कों से लड़कियों से वो उनकी फ़ीस की पैसे लिए और ऐसे लिस्ट बना करके तैयार किया और जा करके सारा जब हम वहाँ देने लगे तो जो पैसे रखे थे वो पैसे गुम हो गए। तो उस वक्त मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो लगभग 600 रुपये के लगभग वो अमाउंट था और मैं बहुत परेशान हूँ। सीधे सबकी काट दी गई हैं और पैसे देने के लिए जब जेब में हाथ डाले तो पैसे गिर गए हैं। ये क्या हुआ, मुझे अभी तक भी वो समझ में नहीं आया। तो बहुत कठिनाई में हुआ, बहुत परेशानी में हुआ। तो फिर मैंने वो कैशियर को बोला, तो कैशियर ने कहा कि अब तो सर रसीदें काट दी है, अब तो सारा ये हो गया। तो अल्टीमेटली मैंने कहा कि मैं इंतज़ाम करता हूँ। तो मैंने अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए और उधार ले करके वो पैसे जो है वो वहाँ पर जमा करवाए और जमा करवाने के बाद सबको वो रसीदें दी, जो लड़के लड़कियाँ जितने भी थे जिनकी फ़ीस मैंने ले करके जमा करवाई वहाँ पर। और उसके बाद में कई महीने तक जो है उस जिन जिन से वो पैसे लिए थे, उधार लिए थे, उनका कर्ज अदा करता रहा। तो आखिरकार मुझे अभी तक भी हंसी आती है वो सारी चीज़ को, लेकिन उस वक्त बताया कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों ने काम करना है तो ये काम भी आपको करने पड़े, तो फैसिलिटेट करना पड़ता है थोड़ा तरह से। तो उस तरह के एक बड़ा अजीब सा अनुभव था। घर में हम बता नहीं सकते थे कि पैसे चोरी हो गई, और लेकिन हमारे एक दो साथियों को मालूम पड़ा, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा की नहीं। आपने कॉलेज का ज़िक्र किया सर कि आप प्ले करते थे, एक्टिंग करते, तो अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं होते तो आप क्या करते? तो निश्चित रूप से मैं शायद इस फील्ड में मैं आगे जाता। और यहाँ तक कि हमारी यहाँ ऑल इंडिया रेडियो में जो है वो जो वॉइस सैंपल लिया जाता है, वो उसके लिए भी हमको बुलाया गया था, क्योंकि मेरी आवाज़ शायद उस तरह की थी। हिंदी का मेरा उच्चारण भी बहुत स्पष्ट था। अब थोड़ा उस तरह का नहीं रहा भी होगा, लेकिन उस वक्त बहुत अच्छी तरह से हम बोलते थे। और उस तरह से जो कैजुअल यहाँ पर जो रखे जाते हैं जो न्यूज़ रीडर के नाते, उस तरह का एक अपॉर्चुनिटी मेरे सामने थी, लेकिन तब तक के लिए मुझे कहीं और जगह जाना पड़ा। तो शायद मैं किसी न किसी तरह से कला की फील्ड में, आर्टिस्ट के फील्ड में होता, निश्चित रूप से होता। आपको कौन सा रोल सबसे अच्छा लगता है आज के समय में? अगर आप होते इस फील्ड में तो कौन सा रोल करना पसंद करें? देखिए, वो तो सारे स्टोरी पर डिपेंड करता है कौन सा करैक्टर का क्या रोल उसमें है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रोल कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। जो आपको रोल दिया जाए उसमें आप परफॉर्म करें, उसमें अंदर आप जो है उसमें उसको समझें, उसको उसमें अंदर जा कर के आप अपने आप में उसमें ढालें। तो वही मुझे लगता है कि बहुत बेहतर ढंग से परफॉर्म कर सकते हैं, और हम अच्छा करते थे। आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है सर? देखिए, ऐसे चीज़ों को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं अमिताभ बच्चन से बहुत जो है प्रभावित हूँ, क्योंकि उनने भी जीवन के उतार चढ़ाव देखे। और उसके बाद अगर उनका आप जीवन के इस पे देखेंगे तो संघर्ष से आगे बढ़े हैं वो। और आज भी इस आयु में भी उनका क्रेज़ किसी आज के जो हीरो है, हीरोइन है, उनसे कम नहीं है। अमिताभ आते तो सन्नाटा छा जाता है, इसलिए वो उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है। लेकिन उनकी भी एक मुश्किल है कि घर में राज जो है वो उनके ऊपर भी जो है मैडम करती हैं। इसलिए वो तो उतने निजी जीवन है, मैं उसमें ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है। और हीरोइन के रूप में तो हमने पुराने ज़माने में उस वक्त उस दौर में रेखा का, मतलब आज भी हम देखते हैं एक उम्र के एक पड़ाव में है, लेकिन उम्र उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। ये दो कलाकार ऐसे हैं आज भी फिल्म इंडस्ट्री में, अमिताभ बच्चन और रेखा। और जिस भी रोल में आते हैं उसमें जीवन डाल देते हैं, यानी कि जान डाल देते हैं। आप जब
आमतौर पर हिमाचल के जो मुखिया हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनसे जब आमतौर पर मुलाकात करते हैं तब भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही बात होती है? नहीं, हमारी बातें होती है, सामान्य बातें भी होती है, लेकिन पॉलिटिक्स की बातें भी होती हैं। और तो बातें हमारी, क्योंकि हमारी भूमिका दोनों की बिल्कुल अलग तरह की है और बाकी बातें, लेकिन जब अलग से मिलते हैं तो जो तीखापन, जो एक दूसरे के प्रति कटुता का भाव हमने कभी नहीं रखा। मैं वीरभद्र सिंह जी के समय में भी रहा, पार्टी का अध्यक्ष रहा मैं हिमाचल प्रदेश में, और आमने सामने हमारी होती थी। हालांकि उस वक्त वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री होते थे, तो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशंस को इनिशिएट करना, उस पर बोलना, तीखा बोलना, इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारे जिम्मे पार्टी की ओर से काम लगाया जाता था, लेकिन हम करते थे। लेकिन हमने कटुता कभी नहीं रखी। जब व्यक्तिगत रूप से मिलते थे तो बहुत अच्छी तरह से वो भी हमसे मिलते थे, हम भी मिलते थे, और इसी तरह के आज भी इस तरह की स्थिति है। ठीक है, हम वैचारिक मत भेद के साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद हम कभी भी इस तरह से नहीं कि किसी निजी ज़िंदगी या दूसरी चीज़ों को लेकर के एक दूसरे के खिलाफ इस हद तक जाए। सर, कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी में आपका दोस्त कौन है? देखिए, दोस्त बहुत सारे होते हैं पार्टी में। देखिए, पार्टी का एक वो दौर छोड़ करके तो निश्चित रूप से हमारे साथी हैं, बहुत सारे कुलीग हैं, और मुझे इस बात का संतोष है कि कांग्रेस में भी अच्छी संख्या ऐसी है जो हमें बहुत पसंद करते हैं दिल से। जब व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, प्यार से मिलते हैं, और हम भी उनको इस तरह से मिलते हैं। लेकिन जब किसी रोल में होते हैं तो रोल में वो होते हैं, वो अपनी भूमिका निभाते हैं, हम अपनी भूमिका निभाते हैं। सर, विक्रमादित्य सिंह अक्सर कहते हैं कि मतलब वो आपका बहुत सम्मान करते हैं, तो वो आपको कैसे लगते हैं? नहीं, अच्छे हैं। उनके पिताजी वीरभद्र सिंह जी भी मुझे बहुत पसंद करते थे, और कई बार उनने कई बातों का जिक्र किया, और वो अकेले जब मिलते थे तब तो बोलते ही थे कि बहुत सी चीज़ें, लेकिन सार्वजनिक मंच पर से उनने एक जगह नहीं अनेक जगह इस बात का जिक्र किया। जब हमारा मिलना हुआ मेरे विधानसभा क्षेत्र में, एक जगह वो कार्यक्रम में आए थे, जंजैली में आए थे, तो उन्होंने मंच पर से हमारे बारे में तारीफ़ की। हालांकि कांग्रेस के लोगों को पसंद नहीं आया वो, लेकिन वो इस सारी चीज़ की परवाह नहीं करते थे। वो जो बात कहनी होती थी कि वो जो ठीक बात कहनी होती तो कहते थे, और उससे हमारे मतलब हमारे संबंध इस तरह के कभी नहीं रहे कि कटुता वाले संबंध रहे। मैं भी उनको इज्जत करता था, सीनियर लीडर है, और पुराने समय, लंबे समय से राजनीति में। चलो सर, आपको मूवीज़ देखना पसंद है? बहुत मूवीज़ देखते थे हम, एक मूवी को 4-4 बार भी देखते थे पहले, लेकिन अब वो अब अभी तो इन दिनों में थिएटर में जाने का बहुत ज़्यादा मिला नहीं, लेकिन एक दिन अभी मैं देख रहा था, एक वो मूवी देखी मैं, राम जी लंदन वाले। वो अच्छी मूवी है, बहुत ज़ोरदार है। वो गांव का आदमी जाकर के लंदन पहुंचता है, वहाँ पर अलग अलग दौर में, कठिनाई के दौर में वो उलझ जाता है, परेशान होता है। अल्टीमेटली गांव का आदमी था, लेकिन मेहनत करता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई अच्छी फिल्म लगी मुझे वो। इमरजेंसी मूवी देखी है आपने? अभी मैं देखी नहीं, उसके रिव्यूज़ पर मैं थोड़ी नज़र मार रहा था, मैं देखूंगा बीच में। मैंने देखा था सर कि कंगना रनौत के साथ प्रचार में आप उनके साथ थे, तो उनकी कोई एक बात जो आपको बेहद ही अच्छी लगती हो? देखिए, वो एक एक्टर के नाते एक अच्छी हीरोइन हैं, और हिमाचल की बेटी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है उनके इसमें, कि जो उनको बहुत नुकसान भी करती है, वो जो बोलने की, जो यानी कि जो बोलना है वो बोलना है, रखना कुछ नहीं है। तो वो सारी चीज़ के लिए वो उनका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और उसी में से उनको तलाश करना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव का अपना संतुलन कैसे बन सके उन सारी चीज़ों को लेकर के। वो एक उनकी एक खासियत है, जब बोलना हो तो ब्लंट होकर बोलते हैं, लेकिन
उस सारी चीज़ से फ़ायदा नुकसान मैंने कहा कि दोनों दोनों तरह की चीज़ें हैं, वो कहाँ उनको ठीक संतुलन करना है वो उनका देखने का विषय है। जी। सर, एक सवाल है जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपकी साधना मैम से कहाँ मुलाकात हुई थी? मुलाकात इस तरह से कोई विशेष मुलाकात नहीं, परिचय की दृष्टि से परिचय ही था। और परिचय की दृष्टि से जब परिचय मैं जब अपने छात्र जीवन से होकर के राजनीतिक क्षेत्र में आया, तो उसके बाद जब परिवार के इस तरह के विषय चले तो हमारे संगठन के वरिष्ठ साथियों ने भी कुछ सुझाव दिए, तो उनमें से ये इनका सुझाव जो आया है, तो फिर बात हुई। बात होने के बाद फिर हमने कहा हम तो गांव के रहने वाले हैं, गांव देख करके आइए पहले, तो उसके बाद ही बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आए थे परिवार के लोग, इनके गांव देखा, ये खुद भी आए थे, तो फिर उसके बाद फिर शादी का फैसला हुआ। आपकी लव मैरिज हुई थी सर? इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, हमारा परिचय था, लेकिन उसके बाद मैरिज पूरी तरह से अरेंज मैरिज है। दिनचर्या की अगर बात की जाए तो आपका पूरा दिनचर्या क्या रहती है? दिनचर्या देखिए, जहाँ जब मेरे पास दायित्व तो अलग अलग रहे हैं, मैं विधायक के नाते अपनी भूमिका निभाता हूँ, निभाई है मैंने पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के नाते भूमिका निभाई है, मैंने एक मंत्री के नाते भूमिका निभाई है, मैंने मुख्यमंत्री के नाते भूमिका निभाई है, आज मैं एक विधायक भी हूँ और विधायक के साथ साथ मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, विपक्ष के नेता के नाते। तो मुझे हर सरकार के फैसले पर नज़र रखनी पड़ती है और रखनी भी चाहिए होती है, और प्रदेश की हालात पर कहाँ क्या डेवलपमेंट हुई, कहाँ क्या काम हुआ, कहाँ क्या घटना हुई, उन सारी चीज़ों पर तुरंत रिएक्शन देने के लिए तैयार रहना पड़ता है। और स्वाभाविक रूप से पूरे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर पर अलग अलग लोगों से जानकारी हासिल करना, लोगों से संगठन में ज़्यादा समय इन दिनों जाता है, संगठन के कामकाज में, संगठन की एक्टिविटीज़ में, और यही दिनचर्या का ज़्यादा रहता है। सुबह उठते हैं और सुबह उठ करके चाय वगैरह नाश्ता वगैरह करने के बाद, और अब मैं थोड़ा सा नियमित होने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा नियमित नहीं। आप बोल रहे हैं कि आप फिट कैसे हैं, लेकिन फिटनेस में कुछ चीज़ें अब आई हैं उम्र के साथ, लेकिन अब उन चीज़ों को दुरुस्त करना, उनको मेंटेन करना, ठीक करना, ये इसके लिए एक्सरसाइज, योगा ये सुजेस्ट किया है मुझे। और ख़ास तौर से अपने खाने के इसमें जो है वो ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, पर्टिकुलर जहाँ जिसके कारण स्वास्थ्य पर जो है प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, तो उन सारी चीज़ों पर हम थोड़ा फोकस करते हैं। तो सर, फैमिली के लिए टाइम निकल जाता है? घूमने गए थे आप अपनी फैमिली के साथ लास्ट टाइम? कहाँ घूमने गए थे? देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं निकल पाता, ये शिकायत तो रहेगी जब तक है, और ये शिकायत पहले से है और ये अभी तक भी लगातार है, लेकिन बीच बीच में समय मिलता है। अब हमारे बेटियां दोनों हैं, वो दोनों अब आजकल हमारे पास यहाँ नहीं है, दोनों बाहर हैं, और इस तरह से घूमने का समय बहुत कम। जाते हैं तो परिवार के साथ थोड़ा बहुत, एक दो दिन के लिए गए, तो बहुत ज़्यादा घूमने का ऐसा नहीं होता। जो हमारी जो पॉलिटिकल टूरिंग होती है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उससे ही हमारा घूमने का काम पूरा हो जाता है। जी, तो शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जिनकी सादगी ने हर इंसान का, इनके चाहने वालों का मन मोह लिया है। तो उन्होंने बताया कि इनकी दिनचर्या क्या रहती है, इन्हें खाने में क्या कुछ पसंद है। तो लकी वर्मा के साथ मैं श्रेया शर्मा, ITV भारत, हिमाचल प्रदेश।